नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है प्रबलन सिद्धांत। हल ने जो रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है और सीखने के लिए इस थ्योरी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हल के द्वारा बताया गया है कि जब चालक ड्राइव होता है, आवश्यकता होती है, तो बच्चा सीखना शुरू करता है। तो इसी प्रकार से हल ने जो अधिगम के जो सिद्धांत दिए हैं, व्यवहारवादी है हल, और इन हल ने CL हल इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है प्रबलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। सीधा सा पहला ही क्वेश्चन, प्रबलन सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? CL हल की देन है। CL हल क्या है? व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी इनको माना गया कि ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक CL हल, इन्होंने 1915 में, ये वैसे अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट है, 1915 में इन्होंने जो है प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादक किया। और यदि इनका पूरा नाम पूछा जाता है तो क्लार्क लियोनार्ड हल, CL हल इनका पूरा नाम है। और इनकी पुस्तक का, जिसमें ये प्रबलन सिद्धांत दिया है, उस पुस्तक का नाम है व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत किताब के अंदर इन्होंने ये अपना पूरा जो है थ्योरी दी, और इस थ्योरी में संशोधन 1942-43 और 1952-53 में इन्होंने इस थ्योरी में कुछ संशोधन भी किए हैं। बाद में इन्होंने अपने प्रयोग किए हैं, वो चूहे पे किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, उसके हिसाब से थॉर्नडॉइक ने अपने सारे प्रयोग बिल्ली पे किए, पावलोव ने कुत्ते पे किए, और हल ने चूहे पे किए हैं। अच्छे क्वेश्चन है, बन सकते हैं। हल का जो प्रयोग थे वो चूहे पे, और इन्होंने एक सूत्र दिया SOR फॉर्मूला, और ये RPSC में पूछा भी जा चुका है। SOR फॉर्मूला या B = D × H, ये फॉर्मूला जो है SOR फॉर्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। SOR स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स जो थ्योरी है, सीधा SR अलग था। ये SOR फॉर्मूला, जिसको या SR संघ भी बोलते हैं, SR एसोसिएशन भी बोलते हैं, उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ भी इसको बोला जाता है। तो ये जो थ्योरी है वो प्रबलन सिद्धांत में CL हल का जो फॉर्मूला है उसी को कहा जाता है। इनको हम आगे विस्तार से देखेंगे भी दोनों को। प्रबलन सिद्धांत के कुछ और भी नाम है। क्या नाम है? क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी। क्रमबद्ध व्यवहार यदि किसी भी बच्चे को सिखाना है उसके अनुसार, या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। देखिए यहां पे व्यवहार का सिद्धांत, ये व्यवहारवादी है। क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत या प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है, किसने दिया, या किस सिद्धांत का नाम है? प्रबलन सिद्धांत का नाम है। संपोषक सिद्धांत, कोरबोरेशन थ्योरी, गणित निगमन सिद्धांत, मैथमेटिक डिडक्शन थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने पूरे के पूरे प्रयोग जो है गणितीय किए हैं। गणित निगमन सिद्धांत, मैथमेटिक डिडक्शन थ्योरी, ये इसी थ्योरी का नाम है। ये पूछा जा सकता है, और वैसे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हल ने जो अपने प्रयोग किए हैं वो गणितीय क्रियाओं को लेकर किए हैं, इसलिए गणित निगमन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। विधिक सिद्धांत, लीगल थ्योरी, जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरी, आत्म संशोधन सिद्धांत, सेल्फ मॉडिफिकेशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ये बहुत सारे इसके नाम है अलग अलग, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी भी इस सिद्धांत को कहा जाता है। आवश्यकता, आप देखिए इसमें आवश्यकता को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है रखा गया है। सबलीकरण अवकलन सिद्धांत, ये सबलीकरण नाम भी आ सकता है, एक दो बार आया भी है, दोबारा भी आ सकता है। अवकलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट रिडक्शन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। चालक न्यूनता का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। यथार्थ का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी भी इसको कहा जाता है। परिष्कार का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत या निगमन सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत, ये भी RPSC सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। यानी ये सिद्धांत के दूसरे और नाम है, या इन नामों से इसको जाना जाता है। ये सबलीकरण या पुनर्बलन, या इस प्रकार से इसका रीइंफोर्समेंट के रूप में, प्रबलन सिद्धांत के रूप में इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। हल ने ये प्रयोग चूहे पे किए। हल का जो प्रबलन सिद्धांत है वो पावलोव और थॉर्नडॉइक के सिद्धांत पर ही आधारित है। ऐसा माना गया है कि हल ने जो सिद्धांत किया था, या जो प्रबलन का सिद्धांत दिया है, ये थॉर्नडॉइक वाले और पावलोव वाले सिद्धांत के आधार पे ही है। हल ने सीखने में
पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है, रीएनफोर्समेंट को विशेष महत्व दिया है कि पुनर्बलन यदि बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। इसलिए कक्ष में आपने देखा होगा कि आजकल प्रत्येक शिक्षक को पुनर्बलन का महत्व समझाया जाता है कि किसी भी बच्चे की प्रशंसा करना, रिवार्ड देना, ये सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है, लेकिन सकारात्मक ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए यहां पे पुनर्बलन पे इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया। हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब प्राणी चालक की स्थिति में होता है, यानी यहां पे प्राणी एक ड्राइव की स्थिति में होगा, चालक की स्थिति में होगा, उसको आवश्यकता महसूस होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है तो आपको भोजन चाहिए, तो पेट में पहले भूख लगेगी तो भोजन की इच्छा होगी। तो भूख हमारे लिए चालक के रूप में यहाँ पे काम कर रही है, चालक की स्थिति में होता है। तथा जब चालक आवश्यकता से जुड़ जाता है तो प्राणी क्रियाशील हो जाता है। तो जैसे ही वो चालक आवश्यकता से जुड़ जाएगा, अब उसको भोजन की आवश्यकता है, तब वो भोजन प्राप्त करने के लिए अब वो क्रियाशील हो जाएगा। यानी कुल मिला के उसकी आवश्यकताएं उसको क्रियाशील बना देती है, चालक उसको क्रियाशील बना देता है। हल का एक सूत्र था SOR फॉर्मूला, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, उत्तेजना जीव और प्रतिक्रिया। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, फॉर्मूला किसने दिया ये भी पूछा जा सकता है। यानी स्टिमुलस उत्तेजना होगी, जीव के अंदर रेस्पॉन्स करेगा वो। हल का ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, इसको ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत भी बोलते हैं। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सीखना, किसी भी चीज को सीखना आंतरिक ड्राइव में कमी के माध्यम से होता है, जो जैविक आवश्यकताओं से प्रेरित होती है। हमारी बहुत सारी जैविक आवश्यकताएं होती है जिनसे हम सीखना शुरू करते हैं। तो सीखने में आवश्यकताओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसलिए कहा गया है कि आजकल जो पाठ्यक्रम निर्माण होता है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। एक कक्षा में विभेदीकरण के नियम को भी ध्यान में रखा जाता है। तो समस्त प्रकार से कुल मिला के सीखने में जो आवश्यकताएं हैं वो वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हल का उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, या इसको सीधा SR सिद्धांत, उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत या उत्तेजना प्रतिक्रिया एसोसिएशन या संघ भी इसको कहा जाता है। CL हल का आधार वाक्य या आदर्श वाक्य क्या है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। जो भी सीखना होता है वो सीखना, यानी आप उस सीखने का मतलब किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे होते हैं। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। आप आवश्यकता अगर आपको लग रही है तो ही आप सीखेंगे। कोई कार्य तभी सीखा जाता है जब आवश्यकता की पूर्ति हो, अन्यथा नहीं। यानी आप सीखेंगे नहीं, अगर आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो ही वो काम आप सीखेंगे, अन्यथा उसको सीखने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप बिल्कुल एकदम खाना खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, तो आपको भोजन की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं, कोई आप वैसा व्यवहार भी नहीं करेंगे, आपका कोई ड्राइव भी वैसा नहीं आएगा, तो आपको कितना ही अच्छा भोजन पड़े कोई रेस्पॉन्स ही नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता होगी तो उस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। हल का जो B = D/H जो फॉर्मूला है, B यहाँ पे बिहेवियर है, यानी कोई भी व्यवहार जो है वो चालक और आदत के गुणज के अंदर होता है, यानी ड्राइव इनटू हैबिट। ये एक इन्होंने B = D/H, B का मतलब बिहेवियर, यानी व्यवहार जो करता है वो उसके ड्राइव और इनटू हैबिट के बराबर उसका व्यवहार होता है। ये इन्होंने इस प्रकार से फॉर्मूला दिया है। स्किनर के अनुसार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत है। क्वेश्चन आ जाए, स्किनर के अनुसार अधिगम का सर्वश्रेष्ठ व आदर्श सिद्धांत कौन सा है? प्रबलन का सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत है, रीएनफोर्समेंट की थ्योरी है। यानी प्रबलन का सिद्धांत जो CL हल का है, स्किनर कहता है कि सीखने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ है। ये एक आदर्श सिद्धांत है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आवश्यकताएं यदि पैदा होगी तो कुछ न कुछ सीखा जाएगा। इसलिए पहले आवश्यकता पैदा करनी चाहिए सीखने के लिए। हल के प्रबलन सिद्धांत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स दे रखे हैं। यह अधिगम सिद्धांत व्यापक है। यह जो अधिगम सिद्धांत है ये बहुत व्यापक है। इसमें स्थानापन्न व प्रभाव का नियम भी शामिल है। अधिगम की विधिवत व स्पष्ट प्रकृति प्रस्तुत करता है कि अधिगम किस प्रकार से है, किस प्रकार से विधिवत किया जाता है, उसकी प्रकृति कैसी होगी।
परिकल्पित निगमन विधि पर आधारित है। ये निगमन विधि, गणितीय निगमन विधि पर जो है इसको नियम से सिद्धांतों की ओर यह ले जाता है, नियम से सिद्धांतों की ओर। खोज व अनुसंधान को इन्होंने महत्व दिया है। किसको? खोज और अनुसंधान को। गणित के 17 नियम, इन्होंने इस प्रयोग में गणित के कितने नियम दिए हैं? 17 नियम दिए। 100% आपसे पूछा जा सकता है कि हल ने अपने प्रबलन सिद्धांत में गणितीय कितने नियमों को प्रतिपादित किया? 17 नियमों को प्रतिपादित किया और 133 प्रमेय पर आधारित है यह प्रयोग। सीखने में या आदत निर्माण में, अगर आप सीख रहे हैं या आदत निर्माण कर रहे हैं तो उसमें पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सिद्धांत गणितीय, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये गणितीय, सेकंड ग्रेड में यह गणितीय संक्रियाओं पर आधारित है। ये रहे गणित के 17 नियम। यह सिद्धांत गणितीय, संख्यात्मक, सैद्धांतिक, पूर्ण और स्थायी है। इसमें नियम, उपनियम और निष्कर्षों पर यह नियम जो है वो सिद्धांत है वो आधारित है। तो कुल मिला के गणित के हिसाब से भी ये बहुत ही परफेक्ट है। और गणित आपने देखा होगा किसी भी नियम, उपनियम और निष्कर्ष की सटीक व्याख्या करता है, इसलिए बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत माना गया है इस सिद्धांत को। इसीलिए पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। हल के प्रबलन सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। शिक्षा में क्या उपयोगिता है? सीखने में आवश्यकता तथा प्रेरणा पर बल देता है। यानी आपकी जो नीड है और आपकी जो प्रेरणा है उस पर यह बहुत ज्यादा बल देता है। व्यक्तिगत शिक्षा, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जो आवश्यकता और व्यक्तिगत जो प्रेरणा और उसमें भी आंतरिक प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उस पर भी यह बल देता है। यह सिद्धांत वास्तविक जीवन से जोड़ने पर, किसी भी चीज को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने पर बल देता है। अभ्यास पर बल देता है कि बार बार रिपीटिशन, अभ्यास, एक्सरसाइज हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, यह इस चीज को भी बल देता है। प्रोत्साहन व पुरस्कार सीखने के लिए, यानी पुनर्बलन यहां पे सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीखने में पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हल का सिद्धांत कहता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आवश्यकताओं को और व्यवहार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह इसलिए शिक्षा में उपयोगी है। सीखना आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है। किस प्रकार की? आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है जो उत्तेजना अनुक्रिया के माध्यम से जैविक आवश्यकताओं की कमी से प्रेरित होती है। यानी SR के माध्यम से, स्टिमुलस रेस्पॉन्स के माध्यम से आपकी जो जैविक आवश्यकताएं होती है वो कम हो जाती है। जैसी आपको जो आवश्यकता होती है, आवश्यकता होने पे कोई चीज आपको मिल जाती है, जब वो आवश्यकता होती है कोई चीज मिलती है, वैसा व्यवहार करते हैं, तो फिर उस चीज में जैसे आपको भोजन, भूख लगी, आपको भोजन मिल गया तो भूख में अब कमी हो जाएगी। जैसा इन्होंने कहा कि जैविक आवश्यकताओं की कमी से प्रेरित होती है तो वहां कमी हो जाती है। प्रेरणा तथा आवश्यकताएं, हल का सिद्धांत इस विचार से शुरू होता है कि जीवों की बुनियादी जरूरतें होती है, यानी कुछ जो बुनियादी जो जरूरतें होती है, जैसे भूख है, प्यास है, ये इस प्रकार की बुनियादी आवश्यकताएं होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति सीखना शुरू करता है। तो बुनियादी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, प्रमुख आवश्यकताओं को। बुनियादी जरूरतें जैसे भूख, प्यास आंतरिक प्रेरणाओं का निर्माण करती है। किस प्रकार की प्रेरणाएं? ये आंतरिक प्रेरणाओं का निर्माण करती है। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। उत्तेजना प्रतिक्रिया संघ सिद्धांत या उत्तेजना प्रतिक्रिया जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, ये किसकी है? CL हल की है। प्रेरणाएं व्यवहार को प्रेरित करती है। जो प्रेरणाएं होती है, मोटिवेशंस होता है जो व्यवहार को प्रेरित करती है। और जब कोई विशिष्ट व्यवहार प्रेरणा में कमी लाता है, जैसे भोजन करने से भूख कम होना, ये देखिए भोजन करने से भूख कम होना, तो एक SR संघ बन जाता है, यानी प्रेरणाएं व्यवहार को प्रेरित करती है। और जब कोई विशिष्ट व्यवहार प्रेरणा में, यानी आपको भूख लग रही थी, भूख लगने के बाद आपको भोजन मिल गया, भोजन मिल गया, तो अब आपका जो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का एक संघ बन जाएगा। जब भी भूख लगेगी, जब भी भोजन आपको मिलेगा, तो अब आपकी उसके अंदर जो प्रेरणाओं में है उसमें कमी लाता है। तो व्यवहार क्या करता है? उस प्रेरणा में फिर बाद में कमी ला देता है। प्रेरणाएं व्यवहार को प्रेरित करती है। और जब कोई विशिष्ट व्यवहार
प्रेरणा में कमी लाता है। विशिष्ट व्यवहार, भोजन करने से भूख कम होना एक विशिष्ट व्यवहार था, लेकिन प्रेरणा में जो आपको तुरंत भोजन करना था उसमें वो कमी ला देता है। तो भोजन मिलना और उसमें कमी लाना ये एक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का एक इस प्रकार का संग बन जाता है। सुदृढ़ीकरण और आदत निर्माण, एसआर संबंध को बार बार सुदृढ़ करने से यह मजबूत होता है, जिससे आदत निर्माण हो जाती है, यानी हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा। जब एसआर संबंध को बार बार, भोजन की आवश्यकता हुई भोजन मिल गया, भोजन की आवश्यकता हुई भोजन मिल गया, तो अब भोजन की आवश्यकता होते ही भोजन मिल जाता है, ये एक इनका एसोसिएशन बहुत मजबूत हो जाता है। और भोजन की आवश्यकता होते ही भोजन मिल जाना, फिर ये इस प्रकार का एक हैबिट हो जाती है कि अब आपको भोजन चाहिए, आदत निर्माण होती है। इसका अर्थ है कि जीव द्वारा उस व्यवहार को दोहराने की अधिक संभावना होती है, जिसके कारण समान परिस्थितियों में ड्राइव में कमी आई थी। यानी अब जीव उसी व्यवहार को वापस अपनाएगा जिससे उसके चालक में कमी आ गई थी, आवश्यकता में कमी आ गई थी। तो किससे? भोजन, भूख लगने पे भोजन मिल जाता है, भोजन मिल जाता है तो उसकी ड्राइव, आवश्यकता कम हो जाती है। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, हल के अनुसार सीखना लक्ष्य निर्देशित होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, जिसमें जीवों को आवेगों को कम करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सीखने की अवस्था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीखने की अवस्था की अवधारणा, हल ने सीखने की अवस्था की अवधारणा दी, जो यह बताती है कि अभ्यास व सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सीखना किस प्रकार आगे बढ़ता है। यानी हम अभ्यास और स्ट्रेंथनिंग करते जाएंगे तो हमारी सीखने की अवस्थाएं भी मजबूत होती जाएगी। हल ने गणितीय सूत्रीकरण, ये मैंने पहले ही बताया था, ये ऑप्शन में आया हुआ है आपके। हल ने गणितीय सूत्रीकरण से विशिष्ट व्यवहारों की संभावना का पूर्वानुमान लगाने के लिए समीकरणों का उपयोग किया। हल ने पूरा का पूरा गणितीय समीकरणों से विशिष्ट व्यवहार जो है कोई जीव क्यों करता है, तो और किस प्रकार से उसके बाद में विशिष्ट व्यवहारों के माध्यम से उसकी आवश्यकताओं में कमी आ जाती है, तो इसको बिल्कुल गणितीय तरीकों से सिद्ध किया है। हल का एसओआर सूत्र पर्यावरण मनोविज्ञान के लिए, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि ये शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्यावरण मनोविज्ञान में भी इस प्रकार से इसको महत्वपूर्ण माना गया है। हल द्वारा प्रतिपादित मध्यवर्ती चर, इन्होंने इस प्रकार से जो वेरिएबल्स बताए हैं, इंटरवेनिंग जो वेरिएबल्स बताए हैं, वो इस प्रकार से बताए हैं कि आदत या शक्ति होती है, चालक होता है, प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा होती है, प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध होते हैं, अनुबंधित अवरोध होते हैं, सशक्त प्रतिक्रिया होती है, सामान्यीकृत आदत बन जाता है, सामान्यीकृत सशक्त प्रक्रिया उसके तहत करेगा, कुल अवरोधात्मक शक्ति उसमें उत्पन्न होगी और अनिश्चित प्रतिक्रियात्मक शक्ति। यह इस प्रकार के कुछ मध्यवर्ती चर है जो उसकी आवश्यकता और जो उसका रेस्पॉन्स है उसके बीच में ये उपस्थित होते हैं। हल के पूर्ववर्ती चर भी उन्होंने कुछ बताए हैं। पुनर्बलन की व्याख्या इन्होंने की है, चालक की स्थितियां इन्होंने बताई है, उत्तेजक की तीव्रता इन्होंने बताई है, अनुक्रियात्मक कार्य इन्होंने बताए हैं और पुरस्कार की मात्रा। ये 5 इन्होंने पूर्ववर्ती चर इस प्रकार के बताए कि पुनर्बलन, चालक, उत्तेजक, अनुक्रियात्मक कार्य और पुरस्कार किस प्रकार से होने चाहिए ताकि वो दूसरी और चीजों को कैसे प्रभावित करते हैं। हल के पुनर्बलन सिद्धांत के कुछ नियम यहां पे दिए हैं। हल ने जो नियम दिए थे वो 17 नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत के कुल कितने गणितीय नियम दिए? 17 नियम दिए। कितनी प्रमेय दी? 133 प्रमेय दी। इन 17 नियमों को हालांकि रटना नहीं है, फिर भी इनके नाम हम देख लेते हैं। शारीरिक प्रसाधन, नियम 1 और 2 कहता है कि शरीर में जन्म के समय लक्ष्य उन्मुख अनुक्रिया का उत्तरोत्तर क्रम होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब उसके बाद उस प्रकार से वो अनुक्रिया करना शुरू कर देता है जो लगातार बढ़ती जाती है। और स्नायु संबंधी उत्तेजनाओं में अंतः क्रिया होती है जो बाद में अंतः कार्यों को प्रभावित करती है कि आपकी स्नायु संबंधी उत्तेजनाएं हैं वो इस प्रकार के अंतः क्रियाएं करती है, वो भी बाद में बढ़ती जाती है। ये पहला नियम था इनका, शारीरिक प्रसाधन, नियम 1 और नियम 2। नियम 3 है चालक व अनुक्रिया प्रोत्साहन। नियम 4 है आदत निर्माण और पुलन बलन। प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक नियम 5 और 8। यानी ये क्वेश्चन आ जाए, सीएल हल के अनुसार प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं?
चालक होता है, उद्दीपक की तीव्रता होती है, प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा है, और आदत की शक्ति है। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हल के अनुसार प्रतिक्रियात्मक शक्ति को प्रभावित करने का कार्य करती है। चालक करेगा, उद्दीपन कैसा है, उसकी तीव्रता कितनी है वो करेगा, प्रोत्साहन किस प्रकार का मिल रहा है वो करेगा, और हैबिट आपकी पावर बनी या नहीं बनी वो भी इस पे प्रभावित करने का कार्य करेगी। नियम 9 है प्रतिक्रियात्मक शक्ति का अवरोध, वो किस प्रकार से उसको रोकता है, ये भी एक नियम दिया है। नियम 10, 11 और 12 है सामान्यकृत आदत शक्ति, सामान्यकृत या प्रतिक्रियात्मक शक्ति, ये नियम 10, 11, 12 है। नियम नंबर 13 वास्तविक अनुक्रिया है। नियम नंबर 14 निष्कर्ष प्रतिक्रियात्मक शक्ति है। नियम नंबर 15 प्रतिक्रियात्मक विस्तार है। नियम नंबर 16 पुनर्बलन नियम है, और नियम 17 व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी इसने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रत्येक बालक जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार होता है वो अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखता है, उनकी आवश्यकताएं भी अपनी अलग अलग हो सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है, इसलिए इसको बोला जाता है विभेदीकरण। ये विभेदीकरण शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके ऑप्शन में आता है। विभेदीकरण होना चाहिए, विभेद बच्चों में होना चाहिए, जो है इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, स्लो लर्नर्स, ऐसा विभेद होना चाहिए ताकि शिक्षक एक जैसा सबको नहीं पढ़ाए, बच्चे की आवश्यकता, जिस बच्चे को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार वो शिक्षण कार्य करवाए। सीएल हल के अनुसार पुनर्बलन सिद्धांत एक सीखने का सिद्धांत है, जिसमें सीखने की प्रक्रिया में किसी व्यवहार को प्रबलित करने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता है। इन्होंने आवश्यकता किसको कहा है कि रिइंफोर्समेंट की यहां पे आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार करता है, यानी आवश्यकता, नीड, ड्राइव बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार करता है, तो आवश्यकता अगर उसको होगी, देखिए उसको कोई आवश्यकता होगी तो वो व्यवहार करेगा, आवश्यकता ही नहीं होगी तो व्यवहार क्यों करेगा, और व्यवहार के फलस्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। और जैसे ही व्यवहार करेगा और उसको कोई चीज मिल जाती है तो उसको पुनर्बलन मिलता है, तो वह व्यवहार भविष्य में भी होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता होगी तो वो व्यवहार करेगा, और व्यवहार करने पे उसको पुनर्बलन मिलेगा। ये सकारात्मक पुनर्बलन भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए उसको आवश्यकता, भूख लगी हुई थी, वो भोजन करने के लिए उसने व्यवहार किया, लेकिन यहाँ पे उसको भोजन मिल गया तो संतुष्टि होगी, पुनर्बलन मिलेगा, नहीं मिला तो उसको खींच भी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आवश्यकता उसके लिए जरूरी है, व्यवहार वो आवश्यकता के अनुसार करेगा, और जब उसको आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब उसको पुनर्बलन मिलता है। फिर जैसे पुनर्बलन मिलता है, भविष्य में बार बार वो वैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे एक बच्चे को आपने बहुत अच्छा उसने काम किया, आपने उसको रिवार्ड दिया, प्रशंसा दी, उसकी पीठ थपथपाई, अब वो हर बार उसकी इच्छा होगी कि मैं सबसे पहले काम करके ले जाऊं, मैं सबसे पहले कक्षा में जाऊं, मेरी कक्षा में 100% उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे उसकी पुनर्बलन सिद्धांत के मुख्य बिंदु आवश्यकताएं, ड्राइव्स। सीखने के लिए आवश्यकता या चालक महत्वपूर्ण है, यानी सीखने के लिए आवश्यकता या चालक का होना बहुत ही जरूरी है। यह आवश्यकता भूख, प्यास और दर्द कुछ भी हो सकता है। आवश्यकता के अनुसार व्यवहार, बिहेवियर, आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार करता है तो वह व्यवहार उसकी आवश्यकता को कम करने की दिशा में होता है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए कि हल के प्रबलन सिद्धांत में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी जीव व्यवहार करता है तो वह व्यवहार उसकी आवश्यकता को कम करेगा, बढ़ाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो वह व्यवहार जो करेगा वो उसकी आवश्यकता को कम करने के लिए होता है, उसकी भोजन की भूख, जो भूख को कम करने के लिए, भूख मिटाने के लिए होता है, ना कि उसकी भूख को और बढ़ा देना, नहीं। तो यहां पे ध्यान रखना, जब आवश्यकताएं होगी तो व्यवहार करेगा, और वो व्यवहार इसलिए करेगा ताकि उसकी आवश्यकता कम हो जाए। आवश्यकता क्या हो जाए? कम हो जाए। यह विशेषता आवश्यकता को कम करने की दिशा में होता है। पुनर्बलन, जब व्यक्ति का व्यवहार आवश्यकताओं को कम करने में सफल होता है, ये देखिए, आवश्यकता को कम करने में यदि वो सफल हो जाता है तो उसे पुनर्बलन मिलता है। यह पुनर्बलन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी व्यवहार करेगा तो उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी, आवश्यकता यदि कम हो जाएगी तो उसको संतुष्टि मिलेगी, पुनर्बलन मिलेगा। सीखना, लर्निंग,
पुनर्बलन से आवश्यकता और व्यवहार के मध्य संबंध स्थापित होता है। ये जैसे ही पुनर्बलन हुआ उसको, तब उसकी आवश्यकता और जो व्यवहार था उनके बीच एक संतोषप्रद जो है संबंध बन जाएगा और व्यक्ति उस व्यवहार को सीख लेता है, वैसा का वैसा करना शुरू कर लेता है। इसको बोलते हैं SR संघ, SR एसोसिएशन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसोसिएशन। तो कुल मिला के ये उसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है वो दिए हैं यहाँ पे। पुनर्बलन के प्रकार, प्राथमिक पुनर्बलन वे चीजें जो अपने आप में आवश्यकता को कम करने में सहायक है, यानी आवश्यकता को कम करने में। प्राथमिक पुनर्बलन वो है जो आवश्यकता को कम करने में अपने आप वो खुद आवश्यकता कम कर सकती है, जैसे भोजन है, पानी है, आराम है। तो जैसे भूख लगी, आपने भोजन कर लिया, यानी भोजन खुद उसकी आवश्यकता को कम कर देगा। प्यास लगी, पानी मिल गया, आवश्यकता कम हो गई। आपको थकावट थी, आपने आराम कर लिया, आवश्यकता कम हो गई। द्वितीयक पुनर्बलन वे चीजें जो प्राथमिक पुनर्बलन के साथ जुड़ी होती है, जैसे प्रशंसा करना, पैसा लेना, पुरस्कार देना। प्रशंसा, पैसा, पुरस्कार ये द्वितीयक पुनर्बलन है जो प्राथमिक पुनर्बलन के साथ में जुड़ी हुई होती है, ये पृथक से अपने आप में नहीं होती है। हल्का पुनर्बलन सिद्धांत का महत्व है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शिक्षा के लिए यह सामान्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार सीखना। कोई भी व्यक्ति तभी सीख पाता है जब उसकी आवश्यकताएं होगी, या आवश्यकता अनुसार व्यवहार, आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना। विद्यार्थियों में अनुशासन बहुत ही स्थापित होता है इसके माध्यम से। सीखने पर संतुष्टि मिलना, पुनर्बलन मिलना, सकारात्मक संतुष्टि मिलना, प्रेरणा या प्रोत्साहन का बहुत महत्व होना, व्यवहार में अपेक्षित बदलाव करना। कुछ अगर व्यवहार गलत करते हैं, इसके माध्यम से व्यवहार में चेंज किया जा सकता है। अनुशासन की स्थापना करना, इसके माध्यम से अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। जैविक आवश्यकताओं का, जो बायोलॉजिकल नीड्स है, उनको समझना चाहिए, क्योंकि जैविक आवश्यकताएं व्यक्ति में तनाव, टेंशन इस प्रकार से पैदा कर सकती है, मानसिक असंतुलन स्थापित हो सकता है। तो जैविक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना। शरीर के संतुलन, होमियोस्टेटिस हेतु उपयोगी, कि शरीर का एक व्यापक संतुलन होना चाहिए, शरीर कभी भी असंतुलित नहीं होना चाहिए। शरीर का संतुलन होगा तो व्यक्ति अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तनाव व उत्तेजना का शरीर पर प्रभाव, तनाव व उत्तेजना को कम करना, तनाव व उत्तेजना में किस प्रकार का व्यवहार करना, ये सारा भी ये सिखाता है। किशोरावस्था के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि किशोरावस्था में किस प्रकार की आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार का वो व्यवहार करे, किस प्रकार का उसको पुनर्बलन मिले। पुनर्बलन का महत्व है, ये भी इसलिए उपयोगी है, गणितीय गणनाओं के उपयोग में बहुत उपयोगी है, और तार्किक निगमन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये इसके इस प्रकार का महत्व है। हल उत्तेजना क्षमता, हल ने एक उत्तेजन क्षमता का सूत्र दिया था, जो E बराबर H इंटू डी इंटू के इंटू वी है। E यहाँ अंतः क्रिया शक्ति है, H आदत है, D अंतर्नोद या ड्राइव है या चालक है, K पुरस्कार अभिप्रेरणा है, और V उत्तेजना उत्पन्न करने वाले उद्दीपक की तीव्रता है। तो उत्तेजन क्षमता का उसने जो सूत्र दिया है वो E बराबर H इंटू डी इंटू के इंटू वी है। तो ये था हमारा अधिगम के लिए हल का प्रबलन सिद्धांत। थैंक यू।